डिटरेंस यानी निवारण, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर दशकों से दुनिया की सुरक्षा टिकी हुई है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इसे एक ऐसी चुनौती दे रही है जैसी पहले कभी नहीं मिली। ये बात एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या नए डोमेन्स में, जैसे कि स्पेस में, जंग होना तय है? या फिर क्या नए हथियारों के इस दौर में पुराने नियम कायदे अब काम नहीं करेंगे? चलिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम शुरू करते हैं परमाणु हथियारों से, जो डिटरेंस का सबसे जाना पहचाना और सबसे ताकतवर उदाहरण है। देखिए, परमाणु डिटरेंस एक दिखने वाली ताकत पर आधारित था। मिसाइल परेड होती थी, टेस्ट होते थे, सब कुछ साफ था। लेकिन आज के खतरे जैसे स्पेस और एआई, ये लगभग अदृश्य है, एक कोड की तरह, एक एल्गोरिदम की तरह। और यही बात आज की दुनिया को इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। तो डिटरेंस का मतलब सिर्फ ताकत दिखाना या सजा देना नहीं है। इसका असली मकसद है सामने वाले को ये यकीन दिलाना कि हमला करने का जो नुकसान होगा वो किसी भी फायदे से कहीं ज्यादा होगा। मतलब चुप बैठना ही उसके लिए बेहतर ऑप्शन है। इस बात को एक नंबर से समझते हैं। 1790 ये वो संख्या है जितने न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन ने किए। और इसकी तुलना में एंटी सैटेलाइट टेस्ट कितने हुए? सिर्फ 61। इससे पता चलता है कि बड़ी ताकतों ने भी नए मिलिट्री डोमेन्स में जाते वक्त एक तरह का संयम दिखाया है। तो परमाणु युग के बाद कहानी आगे बढ़ती है अगले फ्रंटियर यानी अंतरिक्ष की तरफ, जहां डिटरेंस के इन्हीं सिद्धांतों को एक बिल्कुल नए तरीके से लागू करने की कोशिश की गई। देखिए, स्पेस की कहानी कैसे बदली। 1957 में स्पुतनिक लॉन्च के साथ एक रेस शुरू हुई। 1967 में एक संधि हुई कि स्पेस में बड़े विनाश के हथियार नहीं होंगे। लेकिन फिर 2007 में चीन ने और 2008 में अमेरिका ने एंटी सैटेलाइट टेस्ट किए और सहयोग का माहौल पूरी तरह से कंपटीशन में बदल गया। और यहीं पर आज की दुनिया कोल्ड वॉर से बिल्कुल अलग हो जाती है। अमेरिका और सोवियत यूनियन दुश्मन थे, लेकिन आज अमेरिका और चीन के बीच गहरी आर्थिक निर्भरता है। ये एक तरह का दूसरा म्यूचुअल हॉस्टेज रिलेशनशिप है, जो परमाणु हथियारों के अलावा मौजूद है और चीजों को और भी उलझा देता है। तो ये सवाल हमें आज के अस्थिर माहौल में ले आता है। क्या कोल्ड वॉर के समय वाला वो संयम आज भी कायम रहेगा? और यहीं से कहानी में एआई की एंट्री होती है। और अब हम बात करेंगे उस चीज की जो इस पूरे खेल को, डिटरेंस के सारे पुराने नियमों को बदलने की ताकत रखती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हैं एआई लॉज यानी लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स। ये ऐसे हथियार हैं जो एआई से चलते हैं। सुनने में भले ही साइंस फिक्शन लगे, लेकिन ये असलियत हैं। और इनकी 3 बातें हैं जो इन्हें पहले के किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक बनाती हैं। पहला है ओपेसिटी, मतलब ये सिस्टम कैसे फैसले लेते हैं ये शायद उन्हें बनाने वालों को भी पूरी तरह समझ ना आए। दूसरा है एडेप्टिविटी, यानी तैनात होने के बाद ये नया डेटा देखकर अपना बर्ताव बदल सकते हैं। और तीसरा, इनका परफॉर्मेंस वक्त के साथ अनप्रेडिक्टेबल तरीकों से बिगड़ सकता है। तो सोचिए, हम ऐसे हथियारों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? और ये जो रिस्क हैं, ये सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं है। इसका असर हर जगह पड़ता है। मिलिट्री लेवल पर गलत पहचान से फ्रेंडली फायर हो सकता है, जियोपॉलिटिकल लेवल पर देशों के बीच अचानक तनाव बढ़ सकता है, और यहाँ तक कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ओपन रिसर्च से सीधे मिलिट्री इस्तेमाल का रास्ता वैज्ञानिक माहौल के लिए भी खतरनाक। और अगर किसी को लग रहा है कि ये सब भविष्य की बातें हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूस का लैंडसेट ड्रोन हो या दूसरे बैटलफील्ड सिस्टम्स, एआई वाले हथियार आज युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आज की हकीकत है। तो सवाल ये है कि अब किया क्या जाए? इन नए ताकतवर सिस्टम्स को हम कंट्रोल कैसे करें? भविष्य के लिए नियम क्या होने चाहिए? ये शायद आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। हम ऐसे हथियारों को कैसे काबू में रखें जिनके काम करने का तरीका हमें खुद पूरी तरह से समझ नहीं आता? इसके लिए हमें ऐसे नियम बनाने होंगे जो टेक्नोलॉजी की हकीकत को ध्यान में रखें। तो एक्सपर्ट्स कुछ ठोस कदम सुझाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, परमाणु हथियारों पर एआई के कंट्रोल को पूरी तरह बैन कर दिया जाए। एक साफ रेड लाइन खींची जाए। दूसरा, किसी भी मिलिट्री एआई को तैनात करने से पहले उसके परफॉर्मेंस के कड़े स्टैंडर्ड्स तय हों। और तीसरा, नियम बनाने की प्रक्रिया में एआई रिसर्चर्स को शामिल किया जाए, क्योंकि वही जानते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है भविष्य में हमारा फोकस हमला रोकने से ज्यादा हमला झेलने और उसके बावजूद लड़ते रहने की क्षमता बनाने पर हो। मतलब डिटरेंट से रेजिलेंस की तरफ एक बड़ा बदलाव।
और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब हथियार खुद सोचने लगे, तो क्या शांति बनाए रखने का एकमात्र रास्ता डिफेंसिव हथियारों की एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ लगाना है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।